गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और हम लोग ने यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आ जाए तो ये प्रॉब्लम सम्स बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब इसमें पहले हम लोगों को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सब पार्ट 1। आफ्टर डैट सब पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे यहाँ से, राइट। उसके बाद ये एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा, ओके। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सम्स है वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोगों को खुद से करना होगा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है तो फिर वो आपको मुझसे पूछना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नाउ चलिए, तो हम लोग जैसे कि डिस्कस किए कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, कहा गया है सॉल्व दिस एंड दिस। ये 2 इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व यानी कि एक्स एंड वाई, जो मैंने पहले बता दिया सॉल्व का मतलब क्या होता है, जो अननोन होता है, जो वेरिएबल्स होता है उसका वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है, उस प्रोसेस को सॉल्व कहते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हेंस का क्या मतलब होता है, मैथ्स के प्रॉब्लम में खास करके आप लोग देखोगे ये वर्ड जो है हेंस बहुत यूज़ होता है। हेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रीवियसली पहले कर लिया, क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो आपने सम्स को कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसमें जो भी वैल्यूज़ आया, जो भी चीज़ आया, उसको यूज़ करके आपको फर्दर जो आगे स्टेप है वो करना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जब हम लोग पहले इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो एक्स एंड वाई का वैल्यू आया, उसको फिर ये एम निकालने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में एक्स और y का वैल्यू को यूज़ करके हम लोगों को एम का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यही हेंस का मतलब होता है कि जो पहले पार्ट में कर चुके हो उसको फिर नेक्स्ट पार्ट में उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला काम रह गया हम लोग को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आइए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ये 2 इक्वेशन गिवन था, है ना, 2 इक्वेशन ये गिवन था। इक्वेशन तो पहला इक्वेशन क्या है हम लोग का, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो मैंने बताया था कि, और एक और इक्वेशन जो वहाँ दिया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, उसे मैंने इक्वेशन 3 ले लिया, ठीक है। मतलब पहले जो जो गिवन रहेगा ना उसे इस तरह से गिवन करके लिख लेना, जितना भी इक्वेशंस दिया है, जो भी दिया है, इक्वेशन 1 2 3 करके आपको लेट कर लेना। अब मैंने सॉल्व करने का प्रोसेस बताया था कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व होता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से होता है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीखा है, नहीं सॉरी, अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन सीखा है, राइट। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तरीका क्या था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से, कि आप इक्वेशन 1 से आइदर एक्स या वाई किसी को भी एक्सप्रेस कर लो। जैसे अगर एक्स को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को नोट डाउन किया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x को LHS में ही रखा, क्योंकि जिसको एक्सप्रेस करना रहता है, जो वेरिएबल को एक्सप्रेस करना रहता है उसे LHS में रखते हैं। फिर ये 3y जो है वो यहाँ आ गया तो माइनस 3y हो गया।
उसके बाद ये जो 2x है वो डिवाइड में चला गया और इसे हम लोग इक्वेशन 4 दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 से जो हम लोग को x का वैल्यू आया ये, इसे क्या करना है, इसको पुट कर देना इक्वेशन 2 में, राइट। तो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने पुट किया। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। तो वहाँ पे हम लोगों ने पुट किया x की जगह फ्रॉम इक्वेशन 4 से जो आया उसे पुट किया। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई हुआ। सिंप्लीफाई आपके स्क्रीन के ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 11 माइनस 3y बचा, -3y माइनस 4y मिल करके 7y हो गया। वेरिएबल को LHS में ही रखते हैं इक्वेशन में। और ये जो 11 है +11 वो यहाँ आ गया, RHS में आ गया, ठीक है। और वो क्या हो गया, -11 हो गया। माइनस माइनस अलजेब्रा में क्या होता है, प्लस होता है। उस तो -24 -11 मिल करके -35 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर में गया और 7 5 से 35 होता है। तो हम लोग को y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद जैसे ही y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y है ना इन इक्वेशन 4 में जो हम लोग का x ऑलरेडी एक्सप्रेस किया हुआ है वहाँ पे y का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या मिला हम लोग को, ये y की जगह यहाँ पे 5 हो गया, ये y की जगह ये 5 आ गया। उसके बाद 11 माइनस 15 जो -4 हुआ तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये तो हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या था, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हैंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जहाँ पे y इक्वल्स टू mx + 3 दिया था, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, x और y का जो वैल्यू हम लोगों को मिला उस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया, है ना। y की जगह 5 और x की जगह -2 पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन m का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ये था हम लोग का ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि प्रॉब्लम सम्स बेस्ड क्वेश्चन है कि पहले फॉर्म करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने एकदम फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में सीखा था कि किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है ना। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग अभी तो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है उस टॉपिक पे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं 3.1 में, 3 सब पार्ट 1। तो 3 सब पार्ट 1 में हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में मैंने लिख दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, राइट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे प्रोसेस है, कैसे मैंने किया है। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने दो नंबर को x एंड y ले लिया रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन का दो कंडीशन है कि डिफरेंस दो नंबर का 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। तो दो कंडीशन हो गया क्वेश्चन का। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन द डिफरेंस, यानी कि x और y के बीच में डिफरेंस मतलब कि x माइनस वाई, ये हो गया 26। और यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया है कि x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। मतलब ग्रेटर नंबर को मैंने x पकड़ा है, स्मॉलर नंबर को y पकड़ा है, ठीक है। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, पहला इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन हम लोग को क्या मिल रहा है, सेकेंड कंडीशन में क्या था, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर, यानी कि x इज़ 3 टाइम्स ऑफ y। सो x इज इक्वल्स टू 3y हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया हम लोग को, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, इसको निकालना था, फाइंड देम। क्वेश्चन क्या था, मतलब x और y को फाइंड करना है, राइट। अब x और y को फाइंड कैसे करें, तो हम लोग अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखें। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलिए आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन 2 में पहले ही x ऑलरेडी एक्सप्रेस किया हुआ है। इक्वेशन 2 से आप x को एक्सप्रेस करके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जो स्टेप मैंने आपको जैसे सिखाया है वैसे ही मैं किया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है, वहाँ से x को एक्सप्रेस किया, इक्वेशन 3 नाम दे दिया। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से जो x का वैल्यू आया यानी कि ये, अब इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था, x इज इक्वल्स टू 3y था, तो x की जगह 26 प्लस y हो गया।
उसके बाद वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, नंबर नंबर वन साइड, वेरिएबल को हम लोग LHS में ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके स्क्रीन में है कितना आ गया y का वैल्यू आ गया हम लोग का 13, ठीक है, 13 आ गया। चलिए y मिल गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में, क्योंकि x एक्सप्रेस किया हुआ, आप कोई भी इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक्सप्रेस किया रहता है x, इसीलिए वहाँ पे पुट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी पुट करके आप निकाल सकते हो, जो जिसमें मन करे। तो आपने x को पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू 26 प्लस y था वहाँ पे, तो y की जगह 13 पुट किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 39 आ गया। हेंस द टू नंबर्स आर, इसका मतलब वो दो नंबर क्या था, 39 एंड 13 था। आप देख ही सकते हो इन लोग दोनों के बीच में जो है एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है कि नहीं है। 13 को अगर 3 गुना करेंगे तो 39 नहीं आएगा, क्या आएगा, राइट। और इन लोगों में और एक जो एक कंडीशन क्या दिया गया था कि इन लोगों में जो डिफरेंस है वो 26 का है, तो आप 39 को 13 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, राइट है। चलो उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 पार्ट 2 में आते हैं, ये आ गया आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले क्वेश्चन को आप सही से पढ़ो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो समझने की ज़रूरत है, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, मैथ्स में एक और टर्म भी एक टर्म आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, बहुतों को ये चीज़ पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है, जब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। वो दोनों एंगल को कहते हैं कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आता है तो उसे कहते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो मैंने क्या किया, लेट लार्जर एंगल बी x, स्मॉलर एंगल बी y। ये लिखने का तरीका है, अगर आप एक साथ लेट कर रहे हो, लेट द लार्जर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करना पड़ेगा स्टेटमेंट में। अदरवाइज आप सेपरेट लिख रहे हो, लेट दिस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। तो पहला कंडीशन क्या था, फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, इस क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है ना, कि जो लार्जर और स्मॉलर है वो लोग दोनों में एक्सीड्स का क्या मतलब होता है कि ग्रेटर वाला कितना ज़्यादा है स्मॉलर से। इसका मतलब जैसे हम कहेंगे कि तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास 120 रुपीज़ है, तो हम कितना, मेरे पास कितना रुपीज़ तुमसे एक्सीड है, कितना ज़्यादा है, 20 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सीड्स मतलब आपको क्या करना, बताया क्या जा रहा है कि वो दोनों एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, 18 डिग्री का है, ठीक है। सो एक्स, क्योंकि मैंने लार्जर पकड़ा है तो x माइनस वाई कितना हो गया, 18 डिग्री। क्योंकि ये डिग्री है, सिर्फ 18 अगर लिखेंगे तो थोड़ा गलत होगा लिखना, क्योंकि ये डिग्री में है, सिर्फ 18 का मैथ्स में एक अलग मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो आप 18 लिख करके उसके ऊपर में एक छोटा सा ज़ीरो बनाना है जो डिग्री का साइन होता है। नौ, अब हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही इक्वेशन मिला हम लोग को, और हम लोग जानते हैं कि दो वेरिएबल अगर हो तो दो इक्वेशन चाहिए तभी वो दोनों सॉल्व होगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा भाई, एक ही इक्वेशन मिला क्वेश्चन से। तो एक चीज़ जो हम लोग को पता होना चाहिए वो ये, जो पहले बात कर चुके हैं, वी नो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन मिल गया, अब दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। मैंने इक्वेशन 1 से x को, ये हम लोग इक्वेशन 1, x को एक्सप्रेस किया, फिर x को इक्वेशन, इसको दिया इक्वेशन 3, और x को जो इक्वेशन 3 से आया उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था। अब मैं यहाँ पर बार बार डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू क्या आ गया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अभी देखो मैंने 81 डिग्री लिखा है, ठीक है, 81 डिग्री आ गया। फिर y का वैल्यू को पुट कर दिए इक्वेशन 3 में,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 99 डिग्री। तो ये दो एंगल हम लोग को मिल गया जो फाइंड करना था। होप कि ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं 3/5 में, ठीक है। चलो सो 3/5 कहाँ, ये आ गया आपके स्क्रीन में, स्क्रीन पर आ गया। नाउ चलिए, ये सब जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है कि पहले से ये स्टेटमेंट दिए आपको, पहले फ्रेम करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना, ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्व तो खैर आ ही सकता है कि भैया इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, या एक रिड्यूसिबल मेथड भी होता है उस मेथड से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दिया है, पहले फ्रेम करो फिर सॉल्व करो। 4 मार्क्स में खास करके इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 3/5 में हम लोगों का क्या है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। यहाँ पर एक फ्रैक्शन का बात किया जा रहा है। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फ्रैक्शन का, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2/3, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना। तो 2 जो है वो ऊपर है ना, 3 नीचे है, तो 2 जो ऊपर है उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, और 3 नीचे है तो वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर। कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो याद रखना डी से क्या होता है, डाउन, नीचे, तो जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नाउ तो कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो गया अगर उस फ्रैक्शन में आपने 2 ऐड कर दिया उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। उसके बाद इफ़ 3 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी फ्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात किया जा रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y। न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, एक यहाँ से यहाँ है ख़त्म, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन है ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन जैसे कि कहा गया था कि 2 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, दोनों में 2 ऐड कर दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 9/11। उसके बाद जब भी बीच में इक्वल्स टू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू होने से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 11 पहले x से हुआ तो 11x, फिर 2 से हुआ तो 22 हो गया, 11 2 सा, वैसे 9y + 19 हो गया, 18 हो गया, है ना। फिर वेरिएबल वन साइड, ये 9y उठ के यहाँ आएगा तो -9y हो गया। इसके 9 के आगे, 9y के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, -9y हो गया। और ये +22 RHS में गया तो वो क्या हो गया, -22 हो गया। अब +18 -22 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा ना। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। जनरली जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स वैसे होता है ना, पहले x फिर y, फिर इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखो या प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 लिखो, ठीक है। नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में क्या था कि अगर आप 3 ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो फिर क्योंकि इक्वल टू है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज़ की हम लोग, वेरिएबल वन साइड, नंबर कांस्टेंट वन साइड। अब ये 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, x को एक्सप्रेस किया, इक्वेशन 3 बनाया, ठीक है ना। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से x का वैल्यू पुट कहाँ किए, इक्वेशन 2 में किए, जो प्रोसेस है वही किए। पुट करने के बाद क्या आ गया, 6 - 6 इन ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई था इसीलिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट कर रहा है कि 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, -4 + 9y/11 फुल, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद ये 11 और 6 तो कटेगा नहीं, तो क्या हो गया ये, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर मैंने क्या किया, 6 को तब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
-24 प्लस 54y/11, ठीक है। अब क्या होगा, 11 अब पूरा एलसीएम लेंगे, है ना। तो 11 एलसीएम लेंगे तो वो 5y से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसके नीचे 1 है, 55 हो गया। अब प्लस 54y और -55y से प्लस माइनस होकर के सिर्फ -y बचेगा, और ये -24 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नंबर क्या करेंगे, वन साइड। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया कि y का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x निकालने के लिए कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में पुट किए तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x मिल गया 7। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था, x/y, तो 7/9 हो गया। होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो सही से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं जो रेस्ट ऑफ द सम्स बच गया है, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है जो बचा है। उम्मीद करते हैं कि आप उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी इफ़ इन केस आपसे नहीं बनता है, समझ नहीं आता है, तो आप प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक दें कि कहाँ पर आपको डाउट्स हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग फर्दर इसके ऊपर और आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ये था एक्सरसाइज था 3.3, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन सबसे इजी मेथड है, और होप ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग को बहुत सही से समझ में आया होगा। सभी मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है तो क्यों ना सिर्फ एक ही मेथड को अच्छे से सीखा जाए, बाकी ये 2 मेथड को रहने दिया जाए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स करोगे थोड़ा, है ना, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सम्स आप एलिमिनेशन से डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पे आपको कई बार सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और फिर बहुत सम्स ऐसा होता है जहाँ पर आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही यूज़ करना पड़ेगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैथ्स में हर एक चीज़ का एक फर्दर यूज़ है। ऐसा नहीं है कि आप आज सीखिए और उसको कल एकदम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप जो बहुत सारा चीज़ मैथ्स में हम लोग अभी सीखते हैं ताकि आगे उसको कोई और फर्दर चीज़ करने के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये सारा ही मेथड को करना जो है बहुत ज़रूरी है आगे मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो होप आप लोग को ये वीडियो सारा सही से समझ आया गया होगा। थैंक यू।